मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत की करोड़ों महिलाओं को प्रभावित करता है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार नवीनतम कानूनी स्थिति 2025। हम समझेंगे कि कौन से कानून महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देते हैं, ये अधिकार कैसे विकसित हुए हैं और हाल के कानूनी अपडेट्स व ऐतिहासिक निर्णय क्या कहते हैं, जिन्हें हर नागरिक को जानना आवश्यक है। भाग 1 पृष्ठभूमि महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की पारंपरिक स्थिति। ऐतिहासिक रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिए गए थे। पुत्रों को कुटुंब के सहस्वामी को पारसेना माना जाता था, जबकि बेटियों को नहीं। 2005 से पहले बेटियों को परिवार की संपत्ति से केवल भरण पोषण या विवाह के खर्च के अधिकार मिलते थे, समान हिस्सेदारी नहीं। विवाहित बेटियों को अक्सर बाहर कर दिया जाता था, यह कहकर कि उन्हें उनका हिस्सा शादी के समय मिल चुका है। 2005 के संशोधन से पहले संपत्ति के अधिकार भेदभावपूर्ण और गहराई से पितृसत्तात्मक थे, जिससे बेटियां आर्थिक रूप से पुरुष रिश्तेदारों की कृपा पर निर्भर रहती थीं। भाग 2 आज का कानून क्या कहता है 2025। एक समान अधिकार सहस्वामी के रूप में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 बेटियों को जन्म से ही सहस्वामी के समान अधिकार प्राप्त हैं। वे विभाजन की मांग कर सकती हैं, संयुक्त परिवार की कर्ता बन सकती हैं और पुत्रों के समान ही जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। इसका मतलब है कि बेटी को पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन करने, उसका विभाजन शुरू करने का अधिकार है और पारिवारिक व्यवसाय के ऋणों या देनदारियों के लिए वह पुत्र के समान उत्तरदायी है। 2 यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तब भी अधिकार लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 9 SCC 1। बेटी का अधिकार जन्म से है, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि 2005 में पिता जीवित थे या नहीं। इससे प्रकाश बनाम फूलवती जैसे पहले के मामलों से उपजे भ्रम को स्पष्ट किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि यदि संपत्ति का कानूनी विभाजन पहले नहीं हुआ था, तो पिता की मृत्यु 2005 से पहले होने पर भी बेटियां अपने सहस्वामित्व अधिकार का दावा कर सकती हैं। 3 विवाहित या अविवाहित दोनों को समान अधिकार। शादी के बाद भी बेटी का पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार समाप्त नहीं होता। चाहे बेटी अविवाहित हो, विवाहित हो, विधवा हो या तलाकशुदा, वह संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना अधिकार बनाए रखती है। यदि वह सबसे बड़ी सहस्वामी है तो वह कर्ता भी बन सकती है। 4 माता पिता की स्वर्जित संपत्ति। यदि माता पिता की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो बेटी को माता और पिता की स्वर्जित संपत्ति में समान रूप से हिस्सा मिलता है। यह सामान्य उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत आता है। यदि वसीयत नहीं है तो पुत्र और पुत्री को समान हिस्से मिलते हैं। यहां तक कि मां की स्वर्जित संपत्ति में भी बेटियों को वंचित नहीं किया जा सकता। भाग 3 सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के नवीनतम निर्णय 2023 से 2025। 1 अंजू शर्मा बनाम महेश शर्मा 2023 सुप्रीम कोर्ट। निर्णय यदि पिता की मृत्यु के दशकों बाद भी संपत्ति का कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है तो बेटियां अपना हिस्सा मांग सकती हैं। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि मौखिक समझौते या पारिवारिक व्यवस्था जो बेटियों को बाहर कर दें, वैध नहीं है। विभाजन केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज या अदालत के आदेश से मान्य होगा। 2 नीलम बनाम हरियाणा राज्य 2024 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। निर्णय यदि बेटी पुश्तैनी घर में नहीं रहती तब भी उसे सहस्वामी अधिकार प्राप्त हैं। शारीरिक उपस्थिति या निवास की शर्त नहीं है। अदालत ने कहा कि विवाह या निवास के आधार पर बेटी को अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक है। 3 सविता बनाम रमेश 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट। निर्णय यदि पिता या भाई बिना बेटी की सहमति के पुश्तैनी संपत्ति को बेचते या उपहार स्वरूप देते हैं तो बेटी उसे चुनौती दे सकती है। 2005 के बाद की गई ऐसी कोई बिक्री या ट्रांसफर बिना बेटी की सहमति के अवैध घोषित हो सकती है और बेटी पुनः प्राप्ति या मुआवजे का दावा कर सकती है। भाग 4 अन्य धर्मों की महिलाओं के संपत्ति अधिकार। 1 मुस्लिम महिलाएं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आतीं।
उनके अधिकार शरीयत कानून से नियंत्रित होते हैं। बेटी को बेटे के हिस्से का आधा मिलता है। मुस्लिम महिलाओं को पिता और पति दोनों की संपत्ति से हिस्सा मिलता है, लेकिन मात्रा भिन्न होती है। उन्हें मेहर, उपहार और इद्दत अवधि में भरण पोषण का अधिकार होता है। अदालतें अब वक्फ संपत्तियों में भी महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दे रही हैं। 2 ईसाई महिलाएं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत आती हैं। स्वअर्जित संपत्ति में समान अधिकार। यदि कोई ईसाई व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है तो पुत्र और पुत्री दोनों को समान हिस्से मिलते हैं। कुछ मामलों में विधवा को 1/3 हिस्सा मिलता है और शेष बच्चों में बराबर बांटा जाता है। ईसाई महिलाओं को अदालत में अधिकार लागू कराने की अनुमति होती है और वे धोखाधड़ी या दबाव के आधार पर वसीयत को चुनौती दे सकती हैं। 3 पारसी महिलाएं इंडियन सक्सेशन एक्ट के अधीन आती हैं। पुत्रों के समान हिस्सा, लेकिन उत्तराधिकार की निकटता के आधार पर कुछ भिन्नता हो सकती है। विवाह के बाद भी पारसी महिलाएं अपने उत्तराधिकार अधिकारों को बनाए रखती हैं। हालांकि गैर पारसी पति से जन्मे बच्चों को कुछ सीमाएं होती हैं, जिन्हें अब संवैधानिक समीक्षा के लिए देखा जा रहा है। भाग 5 अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत महिलाओं के संपत्ति अधिकार। स्त्रीधन, विवाह या जीवन में मिले उपहारों पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है। इसमें दोनों पक्षों से मिले उपहार, आभूषण, वस्त्र, नकद और चल संपत्ति आती है। पति या ससुराल वाले बिना महिला की सहमति के इनका उपयोग या वापसी की मांग नहीं कर सकते। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिला को साझा घर में निवास का अधिकार है, चाहे वह घर उसकी स्वामित्व में न हो। यदि मकान ससुराल वालों या पति के नाम पर है, फिर भी बिना अदालत के आदेश के महिला को बाहर नहीं निकाला जा सकता। वह मजिस्ट्रेट से निवास आदेश प्राप्त कर सकती है। भरण पोषण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण और व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत महिलाएं भरण पोषण मांग सकती हैं, जिसमें आवास अधिकार भी शामिल है। भरण पोषण में आवास खर्च, चिकित्सा व्यय, भोजन, वस्त्र और बच्चों की शिक्षा का खर्च भी शामिल हो सकता है। बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 संशोधित 2016 इस्माइली महिला की संपत्ति को बेनामी नहीं माना जा सकता यदि वह घोषित स्रोत से खरीदी गई हो। यदि महिला के नाम से संपत्ति वैध आमदनी या पति द्वारा घोषित स्रोत से खरीदी गई है और उसका उद्देश्य स्पष्ट है, तो उसे बेनामी नहीं माना जाएगा और जब्त नहीं किया जा सकता। भाग 6 महिलाओं को आने वाली सामान्य समस्याएं और उनके उपाय। विभाजन से इनकार। सिविल कोर्ट में विभाजन का दावा करें। महिला सिविल अदालत में विभाजन वाद दायर कर सकती है और अपने हिस्से के साथ साथ दूसरों द्वारा उसके हिस्से के अनधिकृत उपयोग के लिए मुआवजा, मेसने प्रॉफिट्स, भी मांग सकती है। पुरुष उत्तराधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी से बिक्री संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत चुनौती दें। बिना महिला की सहमति के की गई बिक्री अमान्य मानी जा सकती है और अदालत इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 धारा 52 और 53 के तहत रद्द कर सकती है। देरी की रणनीति। स्थगन आदेश या समयबद्ध विभाजन के लिए अनुरोध करें। अदालतें निश्चित समय सीमा में विभाजन का आदेश दे सकती हैं और मुकदमे के दौरान संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा सकती हैं। अपंजीकृत मौखिक समझौते वैध नहीं होते। महिलाएं ऐसे मौखिक समझौतों को चुनौती दे सकती हैं और औपचारिक विभाजन दस्तावेज या अदालत का आदेश मांग सकती हैं। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। आज के भारत में महिलाएं अब संपत्ति अधिकारों में द्वितीयक नहीं हैं। समान अधिकार केवल कागजों में नहीं है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा लागू भी किया जा रहा है। मैं हर महिला से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कानूनी अधिकारों को समझे और यदि उनका उल्लंघन हो तो समय पर कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी जागरूकता ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। और हाँ, आगे की कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।